हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज के इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट स्कीम, जिस स्कीम का नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इन शॉर्ट हम इस स्कीम को कहते हैं LRS। LRS स्कीम किस पर्पस के लिए है, कब इसको बनाया गया, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं LRS को। LRS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। 2004 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट रिप्लेस्ड ऑल प्रोविजंस ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स पहले जो भी पैसा कंट्री के बाहर भेजते थे वो भेजते थे, कुछ प्रोविजंस थे करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए। अब उसको समाप्त कर दिया है और उसकी बजाय आ गया है हमारे पास LRS। LRS में फ्रॉम टाइम टू टाइम कई प्रकार की चेंजेस की गई, पर्टिकुलरली इसके अमाउंट को लेकर के। एंड करंटली जो भी चेंजेस हैं उसके साथ हमारी डिस्कशन किसके ऊपर फोकस रहेगी उसको हम टेकअप कर लेते हैं। तो LRS के सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं, जो इसके खास फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले, इट इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। तो ये अवेलेबल किन को है? तो दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल्स, एक होते हैं नॉन इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल जैसे कंपनी है, जैसे पार्टनरशिप है। ये स्कीम इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉन इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड देन इस स्कीम में जो एंटाइटलमेंट किसी मेजर पर्सन की है वही एंटाइटलमेंट माइनर्स के लिए भी है। यानी जितना अमाउंट जिन कंडीशंस के साथ कोई भी अडल्ट आउटसाइड द कंट्री भेज सकता है, तो उतना अमाउंट उन्हीं कंडीशंस के ऊपर माइनर भी भेज सकता है। तो इस स्कीम में जितनी भी रेमिटेंसेस हैं वो आउटवर्ड रेमिटेंसेस का स्कीम है, यानी बाहर से पैसा मंगवाना वो इस स्कीम में कवर नहीं है। बाहर पैसा भेजना ये इस स्कीम में कवर्ड है। आई एम श्योर कि आप ठीक से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और आप इसको ठीक से लिख पा रहे हैं। रेमिटेंस कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स। रेमिटेंस इसको फैमिली मेंबर्स के लिए कंसोलिडेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पर पर्सन इस स्कीम में मैक्सिमम जो अमाउंट भेजा जा सकता है आउटसाइड द कंट्री पर फाइनेंशियल ईयर, तो वो है $2,50,000। अगर किसी फैमिली के अंदर 4 लोग हैं और इन 4 के अंदर एक माइनर भी है, देन कुल मिला के इस स्कीम में 2.5 लाख इंटू 4 मीन्स $10 लाख रिमिट किए जा सकते हैं। रेमिटेंस कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ओनली थिंग दे शुड बी फैमिली मेंबर्स। For capital account transactions, clubbing is permitted only if other family members are co-owners or co-partners of overseas bank account or investment or property. किसी और लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। इसके लिए पहले आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है तो क्लबिंग वहां पे भी परमिटेड है, लेकिन वो कब परमिटेड है? इट इज परमिटेड व्हेन जो
सारे के सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके नाम से ये क्लबिंग किया जाएगा, वो या तो को ओनर्स हों या को पार्टनर्स हों। ओवरसीज बैंक अकाउंट के अंदर अगर ओवरसीज बैंक अकाउंट खोला हो तो उसका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट किया तो जॉइंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी परचेज की है तो प्रॉपर्टी भी जॉइंटली परचेज्ड होनी चाहिए, तो फिर उस केस में इसका क्लेमिंग पॉसिबल है। नो परमिसिबल अमाउंट, एलआरएस के अंदर परमिसिबल अमाउंट कितना है, तो जैसा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो मैक्सिमम अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होता है मार्च तक जाता है, इट इज़ $250,000 पर हेड पर ईयर, यानी $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर ये अमाउंट रिमिट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये यूएस डॉलर्स ना हो, कोई और करेंसी हो। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी कैनेडियन डॉलर्स। तो अगर कैनेडियन डॉलर में भेजना है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे $250 को, उसके कितने कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं एट करंट एक्सचेंज रेट। तो लेट अस से कि यूएस डॉलर 250 हैं और यूएस डॉलर और कैनेडियन जो डॉलर है उनका भी आपस में जो रेट होगा, लेट अस से एक यूएस डॉलर के 1.3 कैनेडियन डॉलर अवेलेबल हैं, तो 250 को हम 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उतना अमाउंट इक्वलेंट हो जाएगा कैनेडियन डॉलर्स का। तो इस तरह से दिस अमाउंट इज इक्वल टू यूएस डॉलर 250 और इक्वलेंट अमाउंट इन अदर फॉरेन करेंसीज। Sorry friends, release exceeding the limit requires prior RBI permission। जो रिमिटेंस करनी है अगर उसका अमाउंट एक्सीड करता है $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर से, इन दैट केस वी नीड परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। नो किन किन पर्पस के लिए ये रिमिटेंस किया जा सकता है, तो पर्पस ऑफ द रिमिटेंस एनी परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसमें दोनों ही तरह की ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं। सो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल हैं, जैसे डोनेशंस देना, जैसे स्टडीज़ के एक्सपेंसेस हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना उसके एक्सपेंसेस हैं, प्राइवेट विजिट है, तो ये सारे के सारे करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं। और इसी तरह से ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जैसे बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें बैलेंस डालना, प्रॉपर्टी परचेज करना, शेयर्स में सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, और भी कई हैं। तो ये हैं कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस। तो 2,50,000 का जो टोटल अमाउंट है इसको हम पूरे का पूरा करंट अकाउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे का पूरा कैपिटल अकाउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर 1 लाख करंट अकाउंट के लिए, 1,50,000 कैपिटल अकाउंट के लिए। तो इस तरह से अमाउंट को क्लब किया जा सकता है। तो दिस कैन बी मेड से 150, दिस कैन बी रिड्यूस टू 1 लाख। तो कोई भी क्लबिंग हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट इट शुड नॉट एक्सीड द गिवन अमाउंट। और अगर एक्सीड करेगा तो उस केस में क्या करना होगा? यस, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। अगर अमाउंट 2,50,000 से एक्सीड करता है तो उस केस में क्या करना होगा? तो उस केस में उसे आरबी की परमिशन लेना होगा। नाउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस विच आर परमिटेड अंडर एलआरएस। सो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कैपिटल अकाउंट नेचर की हैं और वो परमिटेड हैं
in LRS. तो वन इज ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड विद ए बैंक. सो किसी बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करके उसमें बैलेंस मेंटेन करना फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. सो जैसे हम अकाउंट चाहते हैं न्यूयॉर्क में खोलना ताकि वहाँ पे हमें घर परचेज करना है, तो पहले हम बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन माना जाएगा. सेकंड, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए हम पैसा पहले बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेंगे और उसके बाद लोकल प्रॉपर्टी के लिए हम वहाँ पे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे. और जैसा मैंने पहले कहा, इन ट्रांजैक्शंस को हम क्लब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है तो क्लबिंग की मैंने कंडीशन आपको नोट करवाई थी, और कंडीशन ये नोट करवाई थी कि ये प्रॉपर्टी कंबाइंड बेसिस के ऊपर उन सभी की है जिनके अकाउंट को क्लब किया जाना है. देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड. सो इन्वेस्टमेंट कैन बी से इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देयर. It can be in, say, shares of Microsoft, for example, or it may be bonds issued by Google. तो ये केवल एग्जाम्पल्स हैं. तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा अगर रिमिट करना है तो बैंक अकाउंट में पैसा रिमिट किया जाएगा और फिर बैंक अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा इन इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए. Then setting up wholly owned subsidiary companies or joint ventures outside India. So for example, अगर Infosys टेक्नोलॉजी USA के अंदर अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी ओपन करना चाहती है तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल में. और इसी तरह से अगर वो कोई जॉइंट वेंचर खोलना चाहती है तो जॉइंट वेंचर की कैपिटल में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा. सो दैट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. सॉरी फ्रेंड्स. एक्सटेंडेड लोन्स इंक्लूडिंग लोन्स इन इंडियन रुपीज टू NRIs who are a relative as defined in Companies Act 2013. So, अगर कोई NRI है, let us say N is NRI and R is resident. Now, ये रेजिडेंट LRS का यूज करता है बिकॉज LRS इज अवेलेबल फॉर रेजिडेंट्स, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर NRIs. तो अगर रेजिडेंट चाहे तो NRI को लोन एक्सटेंड कर सकता है और ये लोन इंडियन करेंसी में होंगे. तो ये लोन्स भी 2,50,000 की उस सीलिंग के अंदर आ जाएंगे. सो 2,50,000 $US पर फाइनेंशियल ईयर की उस सीलिंग के अंदर ये लोन्स जो NRI को दिए जाएंगे तो वो भी इसमें आ जाएंगे. और ये NRI कौन हो सकता है? सो दिस NRI शुड बी ए क्लोज रिलेटिव. और क्लोज रिलेटिव की जो डेफिनेशन है, डिटेल्स हैं, वो हैं कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक. तो वहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं उनकी डिटेल्स अवेलेबल हैं. तो वो क्लोज रिलेटिव्स अगर NRI हैं तो रेजिडेंट इंडियन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं लोन विद इन LRS लिमिट, और इसको भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा. सॉरी फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को लेकर के. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं उस कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए. सब्सिक्वेंटली हम उसको आंसर कर देंगे. सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, नॉट इन द चैट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में उसको
टाइप कर दीजिए एंड वी विल आंसर दैट क्वेश्चन लेटर ऑन। नाउ सीलिंग ऑन फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। तो पहले मैं इसको जरा रिमूव कर दूं। सो अगर हमने जाना है आउटसाइड द कंट्री, नो एक्स वांट्स टू गो अब्रॉड, तो एक्स अपने साथ कितने अमाउंट के फॉरेन करेंसी नोट्स या कितने अमाउंट के फॉरेन करेंसी कॉइन्स कैरी कर सकता है, इसके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं। तो इन लिमिट्स को हम केयरफुली नोट कर लेंगे। अगर हमें ट्रैवल करना है इराक या लीबिया को, तो मैक्सिमम वैल्यू इनकी हो सकती है फॉरेन करेंसी नोट्स की और कॉइन्स की $5,000 पर विजिट या उसका इक्विवेलेंट। सो अगर उसका एक्स का डेस्टिनेशन इराक है या लीबिया है तो $5,000 मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। बाकी का अमाउंट वो डिमांड ड्राफ्ट या ट्रैवलर चेक की फॉर्म में लेके जा सकता है। अगर उसको विजिट करना है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान यानी ईरान जाना है, या उसको रशियन फेडरेशन जाना है, या रिपब्लिक ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो कंट्री जो रशिया से अलग हुए थे, अगर उनमें उनको विजिट करना है तो पूरे का पूरा अमाउंट वो करेंसी नोट्स में और कॉइन्स में लेके जा सकता है, यानी फुल वैल्यू ऑफ एक्सचेंज कैन बी रिलीज्ड फॉर दैट पर्पस। इराक एंड लीबिया के लिए 5,000 मैक्सिमम पर विजिट, ईरान, रशिया और CIS कंट्रीज के लिए नो लिमिट ऑन कैरिंग फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, और बाकी सभी कंट्रीज के लिए द अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू $3,000। सो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए मैक्सिमम है $3,000 पर विजिट और इट्स इक्विवेलेंट। तो आई एम श्योर हमने इसको ठीक से फॉलो कर लिया होगा और आपने इसको ठीक से कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। ट्रैवलर्स प्रोसीडिंग फॉर हज और उम्रा पिलग्रिमेज, तो अगर ट्रैवल करना है हज जाने के लिए या उम्रा पिलग्रिमेज के लिए, तो उस केस में जो भी एंटाइटलमेंट बनेगी, स्पेशल एंटाइटलमेंट बनेगी फॉर दिस पर्पज, तो वो पूरे का पूरा अमाउंट एंटाइटलमेंट का कैश में कैरी कर सकते हैं। अब अगर हमने रिमिटेंस करनी है तो रिमिटेंस का मेथड क्या होंगे? सो व्हाट विल बी मोड ऑफ रिमिटेंस? सो इंडिविजुअल कैन ओपन, मेंटेन एंड होल्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स विद ए बैंक आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग रिमिटेंस अंडर LRS विदाउट RBI अप्रूवल। सो अगर हम चाहें तो कंट्री के बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे और फॉरेन करेंसी का बैलेंस उसमें मेंटेन कर सकते हैं। सो ये बैलेंस आउटसाइड द कंट्री होगा और इसमें हम रिमिटेंस का पैसा रिमिट करवाएंगे फ्रॉम इंडिया इन फॉरेन करेंसी, और इसके लिए RBI के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन। Outward remittance is allowed in the form of demand draft in the resident individual's own name or in the name of beneficiary with whom he intends to put through the permissible transaction at the time of private visit abroad against self declaration of the remitter। तो अगर हमारा कस्टमर चाहे तो वो DD भी कैरी कर सकता है, और DD उसके अपने नाम से हो सकता है और DD उस पार्टी के नाम से भी हो सकता है जिसके साथ उसने कुछ परचेज करना है। तो दिस ट्रांजैक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ DD ऑल्सो इन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओन नेम और इन द नेम ऑफ बेनिफिशियरी विद whom he intends to put through the transaction। सो जब वो प्राइवेट विजिट के लिए जाएगा वो इस तरह का DD कैरी कर सकता है, लेकिन उसको एक सेल्फ डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी फॉर दिस पर्पज। नाउ LRS
हम कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते। सो LRS कैन नॉट बी यूज्ड इन विच सर्कमस्टांसेस। बैंक शुड नॉट एक्सटेंड एनी लोन टू फैसिलिटेट कैपिटल अकाउंट रिमिटेंसेज। तो दो तरह की रिमिटेंसेज हैं। सो एक है करंट अकाउंट की रिमिटेंसेज, एक है कैपिटल अकाउंट की रिमिटेंसेज। सो करंट अकाउंट जैसे स्टडीज के लिए, तो स्टडीज के लिए लोन दिया जा सकता है बिकॉज ये करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर ये पैसा भेजना है प्रॉपर्टी परचेज के लिए तो ये कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, तो इसके लिए हम लोन नहीं दे सकते। सो नो लोन इज अवेलेबल फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए लोन अवेलेबल नहीं है। The applicant should have maintained the bank account minimum for 1 year prior to remittance of capital account transaction. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए एक और रिस्ट्रिक्शन है। सो जो कस्टमर रेमिटेंस करवाना चाहता है वो कम से कम पिछले 1 साल से हमारे साथ अकाउंट मेंटेन कर रहा हो। करंट अकाउंट के लिए इस प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये 1 साल की मिनिमम बैंक अकाउंट की कंडीशन इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। नाउ प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो प्रोसीजर क्या होगा और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल सीकिंग टू मेक रेमिटेंस शुड फर्निश नंबर 1 फॉर्म A2 एंड पैन ऑल्सो। क्योंकि वो बैंक का ही कस्टमर है तो उसका पैन अगर पहले से अवेलेबल है वी डू नॉट रिक्वायर दैट। लेकिन फॉर्म A2, सो फॉर्म A2 इसमें रिमिटेंस के रिलेटेड कुछ डेक्लेरेशंस हैं, कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं। तो ये 2-3 पेज का फॉर्म होगा जिसमें कई प्रकार की इंफॉर्मेशन है और इसमें कई प्रकार की डेक्लेरेशन है और कई प्रकार के अंडरटेकिंग्स हैं। तो ये फॉर्म फिल करके देना होगा फॉर ईच ट्रांजैक्शन। पीरियड ऑफ सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर हम कंट्री के बाहर जाते हैं और हम LRS में फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं, आते समय हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसी अनस्पेंट बच गई है। सो पीरियड फॉर सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स यहाँ पे अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज या अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज। A resident individual may surrender the received, realized, unspent, unused foreign exchange to authorized person within a period of 180 days. तो अगर हमें फॉरेन करेंसी रिसीव हुई है तो भी, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रियलाइज हुई है वो भी, अनस्पेंट है या अनयूज्ड है वो भी, सो कोई भी फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज हम AP को सरेंडर कर सकते हैं विद इन 180 डेज। अगर वापस आए तो 180 डेज आने के बाद, तो जब भी वो हमारे पास आई तो उसके 180 डेज के विद इन हम इसको वापस लौटा सकते हैं एंड दैट इज मैक्सिमम पीरियड। हम उसको अपने पास नहीं रख सकते। अपने पास अगर रखना है तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है, सो कॉइन्स इट कुड बी एनी अमाउंट, और बाकी किसी फॉर्म में फॉरेन एक्सचेंज है, ट्रैवलर चेक्स हैं या कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, तो मैक्सिमम $2000 तक हम अपने पास रिटेन कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड जितना भी अमाउंट होगा इट हैज टू बी सरेंडर्ड विद इन 180 डेज। AP शुड नॉट रिफ्यूज परचेजिंग फॉरेन एक्सचेंज इवन इफ सरेंडर्ड आफ्टर 180 डेज। तो अगर हमसे गलती हो गई है कि 80 डेज के 180 डेज के अंदर हम सरेंडर नहीं कर सके और उसके बाद जाते हैं AD के पास या AP के पास, तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा कि हमने 180 डेज में उसको सरेंडर नहीं किया है। सो रिटर्निंग ट्रैवल कैन रिटेन फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक्स एंड करेंसी नोट्स
अप टू $2000, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन फॉरेन कॉइन जो हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है, या अगर वो चाहे तो उसको वो यूज कर सकता है फॉर सब्सिक्वेंट विजिट अब्रॉड। तो अगर उसको लगता है कि वो सब्सिक्वेंटली बाहर जाएगा तो उसके लिए भी वो यूज कर सकता है। अब इसकी रिपोर्टिंग, remittance made under LRS will be reported in feeders system in the normal course। सो ये रिपोर्टिंग डेली बेसिस के ऊपर है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है फीडर्स करके, तो वहां पे इसका रिपोर्टिंग किया जाएगा। नो इसके अलावा जो करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, सो करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं जिसके लिए ये रिमिटेंसेस की जा सकती हैं। तो करंट अकाउंट के पर्पस हम नोट कर लेंगे। नंबर 1, डोनेट करना। नंबर 2, गिफ्ट देना। नंबर 3, प्राइवेट विजिट। नंबर 4, बिजनेस टूर, बिजनेस ट्रिप। नंबर 5, एक्सपेंसेस ऑफ रिलेटिव। नंबर 6, इमिग्रेशन, अगर हम परमानेंटली वहां जाके रहना चाहते हैं। देन स्टडीज अब्रॉड। देन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये सारे के सारे करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं। इन सभी में हर एक में हम $250 तक जा सकते हैं, और कंबाइंड बेसिस के ऊपर भी मैक्सिमम $250,000 ही है। तो चाहे वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं कैपिटल अकाउंट की या करंट अकाउंट की, चाहे वो कंसोलिडेटेड है, सभी के लिए मैक्सिमम अमाउंट $250,000 ही है पर फाइनेंशियल ईयर। तो ये थी हमारी स्कीम जिसको हम कहते हैं LRS, लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो लेसन के जो कंटेंट्स हैं वो आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। तो ऐसा पॉसिबल है आपका कोई इनको लेकर के क्वेश्चन हो, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और हम आपके कमेंट को देख करके वहां पे उसको रिप्लाई कर देंगे। और हो सकता है कई बार रिप्लाई करने में कुछ टाइम लग जाए, बट यू विल डेफिनेटली गेट रिप्लाई। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो लेसन आपको बेनिफिशियल लगा, यूजफुल लगा, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें विद बेल बटन, ताकि जैसे हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसका इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए एंड यू कुड वॉच द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगा आपको जो LRS के साथ रिलेटेड नहीं है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या अगर आपका कोई और गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, बिल्कुल यहाँ पे नीचे बॉटम के ऊपर, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं।
अपनी क्वेरी को प्रॉपरली डालते हुए। चलिए आज के हम इस वीडियो लेसन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन फ्रेंड्स। थैंक यू।